लंबी नाक वाला राजा एक बड़ा अन्यायी राजा था। वह दीन दुखियों को बहुत कष्ट दिया करता था तथा यह सोचा करता था कि संसार में मैं ही सबसे सुंदर और धनी हूँ। मेरे समान और कोई बड़ा राजा नहीं है। अगर कोई मनुष्य उससे कोई बात पूछता तो वह कहता कि तुम्हारे बोलने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता। इस कारण सब दरबारी उससे डरते थे तथा राजा की बातों में हस्तक्षेप करने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी। बात चाहे उचित हो अथवा अनुचित, प्रजा को सब कुछ चुपचाप मानना पड़ता था। परंतु वह धनवान मनुष्यों का आदर सत्कार भी करता था और कहता कि संसार में धनवान मनुष्य ही मित्रता के योग्य हैं, अन्यथा दीन दुखी तो इसीलिए हैं कि उन पर कठोरतापूर्वक शासन किया जाए। उस राजा के एक लड़की थी, अत्यंत कोमल और सुंदर, साथ ही साथ वह बुद्धिमती भी थी। वह अपने पिता के दोषों को भली भांति समझती थी परंतु पिता के डर के कारण कुछ बोल नहीं सकती थी। नाम था सुवर्ण। राजा उसे बहुत प्यार करता था परंतु किसी कार्य में वह हस्तक्षेप उसका भी नहीं सह सकता था। एक दिन राजा ने कहा कि बेटा सुवर्ण, कल हमारी वर्षगांठ है। नौकरों को ऐसी आज्ञा दो कि एक से एक स्वादिष्ट भोजन तैयार करें। मुझे कुछ लोगों को कल के लिए निमंत्रित करना है। राजकुमारी डरते डरते बोली, तो पिताजी, मैं भी अपने मित्र नीरज को निमंत्रित कर लूं, कितना भला है वह। राजा के क्रोध का पारा चढ़ गया। कहने लगा, नहीं नहीं, कदापि नहीं। मेरे यहाँ एक से एक धनी राजा आएगा, चाहे वह वृद्ध ही क्यों न हो, चाहे वह महाबदसूरत हो, परंतु मैं नीरज जैसे सुंदर और छोटे राजकुमार को निमंत्रित नहीं करूंगा। एक बार उसके पिता के यहाँ से तुम्हारे और उसके विवाह का संदेश भी आया था। मैंने तब भी उन्हें बुरी तरह फटकारा। कहाँ वह एक मामूली सा राजकुमार और कहाँ तुम। मैं तो ऐसे लोगों के बीच में बैठना भी अपनी प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझता हूँ। मैं तो ऐसे लोगों को बुलाऊंगा जो आयु में मुझसे अधिक हों और देखने में भी मुझसे सुंदर न हों, जिससे देखने में मैं ही सबसे सुंदर और स्वस्थ जान पड़ूं। यह सुनकर राजकुमारी बड़ी दुखी हुई क्योंकि उसके कई एक राजकुमार मित्र ऐसे थे जो कि अधिक धनी नहीं थे परंतु सज्जन बहुत थे। राजा के सामने वह कुछ न कह सकी और निमंत्रण पत्र लिखने बैठ गई। राजा बोला, सबसे पहले निमंत्रण सोनेपुर के बूढ़े नवाब को भेजो। राजकुमारी कहने लगी, वह तो बहुत अन्यायी है और उसका तो चरित्र भी अच्छा नहीं है। राजा ने कहा कि तुमको मेरी बातों में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। जिसको मैं कहूँ उसको भेजो। अब दूसरा पत्र चांदीगिरी के जागीरदार को भेजो। राजकुमारी ने अपनी इच्छा के विरुद्ध निमंत्रण बहुत दुखी होकर भेजे। फिर राजा बोला कि एक पत्र कुंवर सिंह के नाम भेजो, वह वन में रहता है और मेरी तरह धनी भी नहीं, परंतु वह सोने चांदी के महल बनाना जानता है। उसको प्रसन्न करके मैं अपने लिए सोने चांदी के महल बनवाऊंगा। राजकुमारी ने अनिच्छा से सबको निमंत्रण भेज दिए। आज राजा बहुत प्रसन्न प्रतीत होता था। उसने अपने सब सेवकों को बुलाकर आज्ञा दी कि राजमहल को अत्यंत सुंदरतापूर्वक सजा दो। आज हमारे यहाँ बहुत धनी पुरुष आएंगे। मैं सबसे सुंदर और लंबा मुकुट पहनूंगा तथा बहुमूल्य सिंहासन पर बैठूंगा, जिससे मैं सबसे सुंदर मालूम पड़ूं। राजमहल खूब सुंदर लग रहा था। निमंत्रित अतिथि आ गए परंतु इतना सब करने पर भी राजा सबसे सुंदर नहीं लग रहा था। कुंवर सिंह एक सुंदर नवयुवक था।
उसके भूरे भूरे बाल कंधों तक फैले हुए, ये हाथ में एक मोलकड़ी ली हुई थी जिसके सिरे पर सोनेवी बत्तख बनी हुई थी। वह राजा के सामने वाले आसन पर बैठा हुआ था। भोजन आ जाने पर राजा ने सबको खाने की आज्ञा दी, परंतु कुंवर सिंह इतना सीधा न था। वह जोर से बोला, मुझे तो रसगुल्ले चाहिए। भला राजाओं के यहाँ का भोजन। अनेक प्रकार के भोजन प्रस्तुत थे, एक से एक स्वादिष्ट, परंतु कुंवर सिंह एक बालक के समान जिद कर रहा था रसगुल्लों के लिए। यदि राजा चाहता तो तत्काल मंगाकर दे भी सकता था, परंतु वह भी पुरले सिरे का जिद्दी था। साथ ही वह यह भी भूल गया कि कुंवर सिंह एक बड़ा जादूगर है और क्षण भर में कुछ का कुछ कर सकता है। राजा ने भी क्रोध में आकर कहा कि जो कुछ सामने रखा है उसी को समाप्त करो, यहाँ रसगुल्लों का कोई प्रबंध नहीं है। कुंवर सिंह क्रोध में आकर राजा की तरफ बढ़ा। सब लोग डरकर आपस में ही कानाफुंसी करने लगे। उस जादूगर से सभी डरते थे। कुंवर सिंह ने राजा के पास जाकर उसकी नाक पकड़कर खींच ली और बोला, घर बुलाकर मेहमान का अनादर करता है लालची राजा, यह है इसका दंड। यह कहते ही वह अंतर्धान हो गया और सारे में चीख पुकार मच गई। राजकुमारी सुवर्ण ने जब देखा कि उसके पिता की नाक बहुत बड़ी हो गई है, तो वह घबराहट के कारण मूर्छित हो गई और जिसके मुंह में जो आया कहता हुआ चला गया। राजा ने बड़े बड़े हकीम वैद्यों को बुलाया, परंतु किसी की बुद्धि काम न आई। राजा भी अत्यंत दुखी था और अपना दोष मन ही मन स्वीकार भी करता था। अब उसे ज्ञात हुआ कि घमंडी का सिर इस तरह नीचा होता है। कोई भी उसकी नाक ठीक नहीं कर सकता है, और नाक भी तो 6 इंच लंबी हो गई थी जो अत्यंत बेडौल लगती थी। सब उसे लंबी नाक वाला राजा कहने लगे। सबका यही विचार था कि यदि वही जादूगर कहीं से मिले तब उसकी नाक ठीक हो। हमने उसको बहुत खोजा परंतु उसका कहीं पता न चला। एक दिन राजकुमारी सुवर्ण को नीरज मिला। वह राजकुमारी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ, परंतु राजकुमारी की उदासी छिपी नहीं रही। राजकुमार कहने लगा कि बताओ मैं तुम्हारी प्रसन्नता के लिए क्या करूं। सुवर्ण ने कहा कि जिस प्रकार भी हो सके मेरे पिता की नाक ठीक करो। यदि हो सके तो किसी प्रकार उसी कुंवर सिंह को बुलाकर लाओ। तुम्हारा तो वह मित्र है, शायद तुम्हारा कहना मान जाए। पिताजी अपनी पुरानी आदतें सब छोड़ चुके हैं तथा अपने किए के लिए पश्चाताप करते रहते हैं। नीरज को यह सुनकर संतोष हुआ कि राजा ने अपनी पुरानी आदतों को छोड़ दिया है और गरीबों को भी मनुष्य समझने लगे हैं। उसे अपने लिए आशा की एक किरण झलकती हुई दिखाई दी। वह जादूगर को ढूंढने के लिए वन में पहुंचा। खोजने पर उसकी झोपड़ी तो मिल गई परंतु वह खाली थी। जादूगर का कहीं पता न था। नीरज निराश होकर वापस जा रहा था कि उसे रास्ते में एक घायल तोता पड़ा मिला। नीरज के हृदय में दया आ गई और उसने तोते को उठाकर अपने रुमाल से उसकी पट्टी बांध दी। तोते की पीड़ा हल्की हो गई तब वह कहने लगा कि मैं कुंवर सिंह जादूगर का तोता हूँ। आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है, इसका उचित पुरस्कार मेरे स्वामी देंगे। यह कहकर तोता राजकुमार नीरज को अपने स्वामी के पास ले गया। दोनों मित्र मिलकर प्रसन्न हुए। कुंवर सिंह कहने लगा, अब बताओ तुम्हारी लंबी नाक वाले राजा का क्या हाल है। मुझे तो उसकी दुष्टता पर बहुत ही क्रोध आता है। दुष्ट दीन दुखी लोगों को बहुत सताया करता था। तब नीरज ने उसे बताया कि राजा की प्रकृति अब पहले की बिल्कुल विपरीत हो गई है और अब वह स्वयं भी बहुत दुखी है। किसी प्रकार उसकी नाक ठीक कर दो।
कुंवर सिंह कहने लगा कि मैं तो केवल उसकी दुष्ट प्रकृति को सुधारना चाहता था। यदि वह अब दयालु बन गया है तो ठीक है। यह दवा की पोटली ले जाओ और उसकी नाक पर रख देना और पोटली हिला देना। उसे छींके पाएंगी और उसकी नाक ठीक हो जाएगी। राजकुमार नीरज ने महल में जाकर ऐसा ही किया। राजा को बड़े जोर जोर से छींके भाई। उसे ऐसा ज्ञात हुआ मानो जोर का भूकंप आया हो। कहने लगा कि अरे मेरे महल की दीवारें तो नहीं गिर गई। नीरज हंसकर बोला, महाराज जरा अपनी नाक पर हाथ तो फेर कर देखिए। राजा ने प्रसन्नता के कारण नीरज को गले से लगा लिया और बोला, बेटा मैं तुम्हें क्या दूं? नीरज के मुंह से निकल पड़ा अपनी सुवर्ण। राजा बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, अच्छा ऐसा ही होगा। नगर में प्रसन्नता की लहर सी दौड़ गई। अब वही राजा दीन दुखियों की पुकार सुनता था और उनके पिता के समान था। सुवर्ण के विवाह के अवसर पर उसने बहुत सा धन दीन दुखियों को बांट दिया। सब लोग कुंवर सिंह का बहुत बहुत धन्यवाद करते थे, जिसने उनके राजा को वास्तविक बुद्धि दी थी, जिसने उसका घमंड तोड़ा था और जिसकी कृपा से राजकुमार नीरज को सुवर्ण प्राप्त हुई थी।